दिनांक 5 जुलाई को भारत सरकार की ओर से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ का एक प्रतिनिधिमंडल पदार्था स्थित पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क का अवलोकन करने आया, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी कर रहे थे। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने पतंजलि संस्थान की ओर से पुष्पगुच्छ देकर इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस पार्लियामेंट्री कमेटी में प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के अलावा राजस्थान के करौली के सांसद माननीय डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्र जी, उदयपुर से सांसद श्री अर्जुन लाल मीणा जी, तमिलनाडु से सांसद डॉक्टर आर लक्ष्मण जी, माननीय सांसद डॉक्टर के कामराज जी, भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री सुधीर कुमार व श्री सुंदरयाल जी, निदेशक श्री राकेश नथानी जी तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने इस प्रतिनिधिमंडल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित फूड पार्क का भ्रमण करवाया और इसकी कार्य पद्धति को भी समझाया। इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पतंजलि के विभिन्न प्रकल्पों और प्रयोगशालाओं को बड़ी गहनता से अवलोकन किया और इस पुरुषार्थ के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की प्रशंसा की। यहाँ से हमारा जो एंट्रेंस है, जो मेन गेट, यहाँ से हम आए हैं और इसके बाद में यहाँ पर बाहर भी, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से CISF की टुकड़ी यहाँ पर सुरक्षा देती है। उसके बाद हम आते हैं तो ये धर्मघाटा हो गया, इधर पूरा परिवहन का कंट्रोल भी हम इधर से ही करते हैं। उसके बाद जाते हैं तो ये पार्किंग एरिया हो गया। ट्रक पार्किंग के बाद में ये पूरा हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये वाला है, ये वाला भवन जो मुख्य प्रशासनिक कक्ष लिखा हुआ है, वहाँ पर अभी हम लोग हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये नया भवन इसके पीछे है, ये पूरा गोदाम है। यहाँ पर पूरा जितना भी स्टोर हम यहाँ करते हैं। उसके बाद टेट्रा पैक जूस है, दुनिया की बहुत ही अच्छी स्थिति पर हम लोग पैक करते हैं। तो जूस में आंवला, एलोवेरा वगैरह सारा प्रोसेस हम लोग इधर करते हैं। फिर दूसरे वाले पीछे में कैंडी और मुरब्बा का बड़ा इकाई है। तीसरा उधर बीच में यूटिलिटी है। उसके बाद में आटा, चक्की वगैरह सारा मसाले वगैरह का हम इधर करते हैं। और पूरा बॉयलर वगैरह और सर्विसेज का उधर है। पूरा DM वाटर, RO के आगे जो DM वाटर, पूरा DM वाटर की फैसिलिटी इधर है। और उसके जितना भी स्टोरेज के लिए गेहूँ वगैरह स्टोरेज का बड़ा उस तरफ है। उससे और आगे हम जाते हैं तो वहाँ पर ETP और STP, दुनिया का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो अभी ATP के लिए जो चाहिए पूरी फैसिलिटीज़ और जीरो वेस्टेज। हमारा जो यहाँ की जो खासियत है वो हमने ये प्रयास किया है कि कोई भी चीज़ बेकार ना जाए, कोई भी गंदगी बाहर ना जाए, कोई पानी का बूंद भी बाहर ना जाए। हमारे यहाँ जैसे हम लोग जो कचरा निकलता है जड़ी बूटियों का, तो उस कचरे का हम दो काम करते हैं। या तो उसको ड्राई करके बॉयलर में डाल देते हैं। बॉयलर में जलने के बाद में उसकी राख बना देते हैं। राख को फिर साबुन में डाल देते हैं। साबुन बना करके फिर घरों में जाता है बर्तन मांजने के लिए। इसी तरह से वो जो कुछ बना साइलेज बना देते हैं उस तरह के कचरे को, वो गोबर बना करके, खाद बना के, कंपोस्ट बना करके, बायो कंपोस्ट तैयार करके हम कर लेते हैं। ये इसी तरह से फिर इधर अगरबत्ती और सुगंधित का है। फिर यहाँ पर नेचुरल करोमा में हम लोग पूरा कलर, एसेंशियल ऑयल, एक्सट्रैक्ट सारा करते हैं। फिर ये पावर बीटा वगैरह जो हम उसका बनाते हैं और हींग वगैरह के लिए है। फिर बायो रिसर्च के ऊपर, बायो के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। पापड़ वगैरह, नमकीन वगैरह बनाते हैं। तो इसके बाद में इधर जो है पूरा कॉस्मेटिक रेंज है, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सारी चीज़ें। फिर जड़ी बूटियाँ, फिर उधर जाकर तो आयुर्वेद वगैरह का है। इधर पूरा स्टोरेज वगैरह भी बड़े बड़े स्टोरेज वगैरह है। तो करीबन ये टोटल अभी 250 एकड़ के लगभग में है। तो जो कंस्ट्रक्टेड और कवर्ड एरिया करीबन 150 एकड़ में, इतना है।
तो ये बना हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा वो प्रोसेसिंग है। इसमें जो यूनिकनेस ये है कि हम लोग फार्मर से खरीद करके और बाजार तक पहुंचाने का काम, यानी कि बिल्कुल प्रारंभ से लेकर अंतिम तक का पूरा चेन हम लोग कंट्रोल करते हैं। ये एक अपनी तरह से क्योंकि जो बीच के बिचौलिए थे मीडिएटर थे सब खत्म, तो फार्मर्स को पूरा मूल्य मिलता है, लोगों को कम से कम मूल्य पर पहुंचता है और क्वालिटी के हिसाब से शुद्धता को फिर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में हम फार्मर से खरीद रहे हैं तो क्वालिटी हम चूज़ कर सकते हैं। जब हमको ही बनाना है तो हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे का हमारे पास ये है, उसमें नर्सरी में है एक यूनिट, अभी एक नवासा में सबसे बड़ा है। हम लोग लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कर्नाटक डेयरी फेडरेशन से, KMF के सारा मक्खन हम लेते हैं, पूरा गायों का है और पूरा कंट्रोल है, पूरा हम लोगों ने गांव-गांव तक अपना चैन बढ़ा रखा। दूसरा महाराष्ट्र से सैंपल डिफरेंट प्लान से यहाँ आते हैं। यहाँ कंप्यूटर में रजिस्ट्रेशन करने के बाद सैंपल हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। फिर केमिस्ट इंडिविजुअल को केमिस्ट को अलॉट किया जाता है डिफरेंट सेक्शन हिसाब से, केमिकल, बायोलॉजिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दिस इज अवर केमिकल सेक्शन। यहाँ पे ट्राइटोमेट्रिक ग्रेविमेट्रिक सेक्शन होता है। इसमें 3 रूम है, इंटरकनेक्टेड है, जहाँ पे सैंपल प्रोसेस में है। ये साइड में आफ्टर एनालिसिस में सैंपल पे यहाँ पर रखा जाता है 7 days। सर हम लोग फर्स्ट से आते हैं विद इक्वेशन लेटर के साथ आता है। हम लोग सॉफ्टवेयर में उसको एंट्री करते हैं, उसमें एक यूनिक नंबर देते हैं। वो नंबर हम लोग के लिए आइडेंटिटी नंबर है। हम लोग कोई ब्रांड का नाम डिस्क्लोज नहीं करता है कॉन्फिडेंशियल। वो सॉफ्टवेयर में पूरा कंट्रोल है कि पार्ट डे कितना सैंपल रजिस्ट्रेशन है, उसका क्या स्टेटस है, कौन सा केमिस्ट को किया था। तो मैं बैठ के उसको पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। वो इवन उसको डाटा को हम लोग स्टैटिस्टिकली एवेलुएट कर सकता है कि कितना क्या स्टेटस है, कैसे है, कितना पेंडिंग है। तो कंट्रोलिंग के लिए रखा गया है। और वो जो नंबर दिया जाता है वो नंबर को फुल ट्रेसेबिलिटी रखता है फिक्स लेवल पर। हम लोग यहाँ से फिर केमिस्ट इंडिविजुअल उसका आंसर शुरू करते हैं, जो इंडिविजुअल केमिस्ट को इंडिविजुअल लॉ केमिकल सेक्शन है। ये पूरा सिस्टम SAP के ऊपर लोड है, ऑनलाइन सिस्टम है, उसको इंटरेक्ट भी नहीं करना। SAP ये साइड में हमारा पैकिंग मटेरियल का ही है। पैकिंग मटेरियल जितना हमारा ये होता है उसका केमिकल दो तरह से, एक तो जिसको हम बोलते हैं शास्त्रीय जो परंपरा है, जैसे आयुर्वेद की जो शास्त्रीय परंपरा है इसको क्लासिकल मेडिसिन सिस्टम बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है रिसर्च के हिसाब से हम लोग सब करते हैं, एनिमल ट्रायल वगैरह सब चीज़ वो भी करते हैं। तो दोनों तरह से हम लोग करते हैं। तो एक पेटेंट वाला पार्ट होगा, एक शास्त्रीय वाला पार्ट होगा। तो एक हम पेटेंट वाला काम भी करते हैं, शास्त्रीय वाला भी करते हैं। पहचानते कैसे हैं? पहचानने के लिए भी उसकी पूरी जो प्रक्रिया है, एक तो शास्त्र प्रक्रिया है, एक दूसरा जो बॉटनी के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम है, इतना बॉटनी के हिसाब से ट्रेडिशनल जो डेटा है वो अलग अलग तरह से हम इकट्ठा कर सकते हैं। ये साइड में हमारा हाई एंड इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑल दिस थिंग वी आर टेस्टेड इन दैट आफ्टर creating the artificial ambience, whether it is changing or not, because we have manufactured it and that time it is okay, but once it is going to markets and it is face that temperature and humidity, whether the product active content is due to vitamins level ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड कंडीशंस so व्हाटएवर that we are कंडीशंस को सर्टिफाई करने के लिए उस कंडीशन में मेरा प्रोडक्ट ठीक रहेगा नहीं रहेगा, वो कंडीशन स्टेबिलिटी चैम्बर में डाल के प्रोडक्ट को रखा जाता है सर्टेन टाइम तक, जिससे पता चल जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट उस समय तक सेफ रहेगा नहीं रहेगा। Even इसलिए स्टेबिलिटी चैम्बर our major product is a herbal, and herbal identification the HPTLC, we are doing a finger painting, so the bulk material is coming, whether the bulk is really that जैसे सर पूछ रहे थे ना कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके अंदर उसका स्टैंडर्ड लगा देते हैं सर, स्टैंडर्ड का अगर सैंपल लगाते हैं उससे मैच कर लेता है कि वो उसके अंदर है कि नहीं, उसी के स्पॉट दे देता है, उससे आप PM लेवल तक so we can control the vendor level, because vendor is trading purpose, they may adulterate, so that if the technology is available, then we can उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक हर्ब का स्टैंडर्ड आप लेते हैं तो लाखों रुपए में एक स्टैंडर्ड मिलता है, जो कि सिग्मा बड़ी बड़ी कंपनी है वो प्यूरीफाई फॉर्म में देते हैं, उसको अप्लाई करते हैं फिर आपको लगा देते हैं। we have the all kind of instrument, what is the requirement for the safety standards, as well as apart from that, we have additional technology which has additional benefit like identify the active content. So many herbs is getting very good results. Why that is coming, we are doing some extraction and identifying the instruments and techniques and animal trials, whether that is, what is the component responsible for giving the therapeutic effect, that we are leveling each and every.
एक्सेस है दीवार की और छत की। पूरा सब है ना, पूरा एक लकड़ी लगा हुआ है। सभी तरह की जड़ी बूटियाँ, सभी तरह की, किसी भी बोरी को आप उठाएंगे, किसी भी सैंपल को लेंगे, सभी क्वालिटी का है। पूरा सिस्टम, क्लीनिंग सिस्टम हमारा बाहर रखा हुआ है। हम हर चीज़ का, यहीं पर ही एक छोटा सा लैब है हमारा, सब यहीं चेक करते हैं। तो कोई भी रिजेक्शन, कोई भी माल का बाद में भी खराब हो जाता है तो कहीं पर भी नहीं जाता। तो इतना बड़ा अगर मतलब 10,000 टन के लगभग हमारे पास रॉ मटेरियल, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि जड़ी, आप देखिए ये सारी इसी तरह से वहाँ तक ऑटोमेटिक आप देखेंगे। माजू फल, ये माजू फल है, ये बिल नंबर है, डेट है, पार्टी का नाम है और क्वांटिटी ये हमारे नंबर, मतलब मेटल रिसीव नॉट टोटल ये क्वालिटी वगैरह रेफरेंस भी, क्वालिटी रेफरेंस भी है। तो कोई भी चीज़ का ये ग्रीन टैग लगा मतलब ओके है। ये माजू फल दांतों के लिए, दंत कांति में भी डलता है। वो माजू फल से कहते हैं ना, दांत वज्र समात होते हैं। माजू फल, दिस इज अ फ्रूट ऑफ हर कॉल्ड माजू फल। दे यूज फॉर द एंड वैसे ये फल नहीं है, एस्टिंजेंट ये पता है क्या है, ये क्रीमी होता है, वो बनाता है। शेल्फ लाइफ होती है, एक्सपायर तो नहीं होता। 6 महीने बाद उसको टेस्ट करना होगा। कहते भी माजू फल है। ये पेड़ में क्रीमी जैसे कीड़ा लगता है ना, वो घर बना के अच्छा, आफ्टर 6 मंथ बट जो कंजप्शन है वो बना करके फिर बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ से सामान आया, ये डायरेक्ट आया, हाथ से लिए, ये हमने चीज ला दिया, फिर आया, खाली चीज करते हैं, सामान उधर से आया, क्या आता है कहाँ पर आना है, वहाँ करने के लिए एकदम सही जगह पर 1 मिनट में 240 ट्यूब कर सकते हैं पूरा। फूड पार्क भ्रमण के पश्चात पार्लियामेंट्री कमेटी के सभी सदस्यों का आगमन हुआ पतंजलि योग पीठ में, जहां उनके सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के नेतृत्व में आए सदस्यों को माल्यार्पण व शॉल से सम्मानित किया। इसके पश्चात सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। पतंजलि का यह पवित्र प्रांगण श्रद्धेय स्वामी जी की पावन उपस्थिति से यह और भी ऊर्जा और दिव्यता और भव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। आज का यह पवित्र क्षण, क्योंकि यह पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का एक प्रबुद्ध भारत सरकार में जो देश की समस्याओं को, देश की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें,
समस्याओं को कैसे दूर करें, इन कार्यों के लिए जो चिंतन होता है, उस चिंतन के लिए फैमिली वेलफेयर और हेल्थ की तरफ से जो कमेटी है, उस कमेटी के नेतृत्व में आज, क्योंकि माननीय मंत्रीगण, सांसदगण और देश के सभी प्रतिष्ठित प्रबुद्ध जनों का आगमन और आशीर्वाद हमको सदा मिलता है, परंतु आज एक टीम के रूप में ये पहला आशीर्वाद मुझे लगता है कि ऐसे स्टैंडिंग कमेटी की जो है टीम तो पतंजलि में पहली बार आई है। अलग अलग तो लगभग सब आ चुके हैं, पर टीम के रूप में आज पहली बार हम आप सबका आनंद ले पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। और यह भारतवर्ष जिन विविधताओं से परिपूर्ण है, जिन दिव्यताओं से परिपूर्ण है, उन दिव्यताओं के साथ साथ में विविध समस्याओं से भी ग्रसित है। ज्वलंत समस्याएं भी हमारे सामने हैं। उन सारी समस्याओं का समाधान भी हम सबको मिलकर के करना है, और इसके लिए श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि ने अपनी तरह का प्रयास किया है। संपूर्ण देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में अपनी संस्कृति का जागरण, उसकी सुसुप्त ऊर्जा को पुनः वैश्विक क्रांति के रूप में संसार के कोने कोने में पहुंचाने का जो महान कार्य हो रहा है, जिससे कि पूरी दुनिया कहीं न कहीं जो हमारी संस्कृति से विमुख थी, आज उस संस्कृति के प्रति गौरवान्वित हो रही है। इसका श्रेय श्रद्धेय स्वामी जी को जाता है। योग और आयुर्वेद के माध्यम से पतंजलि ने जो मुकाम हासिल किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको वैश्विक पटल पर इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मान्यता मिली है, हम सब जानते हैं। और इंटरनेशनल योगा डे के लिए भी मेरे को ये बात कहते हुए बड़े फक्र और गर्व है कि आज जितने भी योगा डे की कार्यक्रम हुए इस देश में, उसमें अधिकांशतः लोग श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा प्रशिक्षित हमारे ही योगी भाई बहन थे और हैं। क्योंकि जहाँ भी योग की बात होगी, जहाँ पर भी आयुर्वेद की बात होगी, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष है, वह पतंजलि के कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ वह व्यक्ति होगा। ये पतंजलि के लिए गर्व की बात है। तो मैं ज़्यादा पतंजलि परिसर को आपने देखा, मुझे लगता है कि अवश्य जिन भावनाओं को लेकर के आप आए थे, शीघ्रता में हम बहुत न सेवा कर पाए न दिखा पाए, पर जितना हम दिखा पाए हैं यह तो इसका एक आंशिक स्थूल भाग मात्र है। क्योंकि जैसे एक पात्र में पके हुए चावल में एक चावल को देख कर के संभावित जो संभावना सारी चावलों की पता चल जाता है कि सारे पके हैं कि कच्चे, इस तरह से आपने कुछ ट्रेलर जरूर देख लिया संस्थागत रूप में, संस्था के स्वरूप को। तो मुझे लगता है कि उसका एक अंदाज़ा आपने जरूर लगा लिया होगा, क्योंकि हमारा प्रयास यही है, भारतीय संस्कृति और परंपरा, मूल्य और आदर्श जो ऋषियों ने हमको अपने विरासत के रूप में दिए, उस विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखना ही नहीं, उसको पुनः उस वैभवशाली अतीत के साथ इस वर्तमान को जोड़ने का काम करना, ये हमारा लक्ष्य है। उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। साथ ही आधुनिक भारत में, इस दुनिया में, जिसको हम दुनिया की भाषा कहते हैं, कि अनुसंधान तब भी होता था, अनुसंधान आज भी होता है, पर उस अनुसंधान को, प्राचीन काल के अनुसंधान को आज के यदि विज्ञान को समझाना है तो आधुनिक की जो विज्ञान सम्मत पैरामीटर्स हैं, यानी दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने की आवश्यकता है। इस कार्य को पतंजलि बखूबी कर रहा है और उसको बहुत बड़े स्तर पर पहुंचाने का भी स्वप्न और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आज इस पावन परिसर में, पावन मंच पर पुनः मैं एक बार सभी हमारे सम्माननीय अतिथिगणों का मैं हृदय के गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे हरिद्वार के हमारे प्रशासक माननीय डीएम साहब भी यहाँ पर हैं और पूरी यहाँ पर हमारी जो प्रशासन में लगे हुए सभी अधिकारीगण हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और दिल्ली से भी
काफ़ी लोग अधिकारीगण आए हुए हैं, सबका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार ने एक योजना इसके लिए कि किस तरह से किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य मिले, लोगों को स्वस्थकर आहार मिले, उचित मूल्य पर मिले, इसके लिए योजना बनाई। उस योजना के तहत मेगा फूड पार्क की परिकल्पना की गई और आज इस परिसर से हमको कहते हुए बड़ी प्रसन्नता और गर्व का हम अनुभव करते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उद्योगपति हैं, औद्योगिक घराने हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो विविध क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कोई भी संस्था उस रूप में उस कार्य के लिए सामने नहीं आई। श्रद्धेय स्वामी जी ने उस दायित्व को, उस जिम्मेदारी को, उस चुनौती को स्वीकार किया और आज करीबन 60 से अधिक मेगा फूड पार्क के तहत कई सारी संस्थाएं बन रही हैं या कुछ बन चुकी हैं, परंतु देश का सबसे बड़ा और पहला फूड प्रोसेसिंग मेगा फूड पार्क के रूप में स्थापित करने का श्रेय वह श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि को जाता है। और वह यूनिट आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि वह जो हमारा लैब है वह NABL सर्टिफिकेट से युक्त है, जो भारतवर्ष की सबसे बड़ी प्रामाणिक सर्टिफिकेट मानी जाती है। हमारा जो प्रोसेसिंग यूनिट है, मैं आप भाई बहनों सहित माननीय हमारे मेंबर हैं, सांसद गणों के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जो US FDA है, सबसे कठिन माना जाता है उसका ऑडिट। वहाँ पर कोई चालाकी नहीं चलती है, किसी तरह की कोई समझौता नहीं होता है, वहाँ पर कोई सिफारिशें नहीं चलती हैं, चलता है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी, साइंस और उनके सिस्टम चलता है। हमें करीबन 200 से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स वो US FDA अप्रूवल और पहली बार में ही पूरी उन्होंने यूनिट की हमारी ऑडिट की और ये भी हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पाया, उन्होंने सब कुछ ओके कर दिया। उन्होंने एक ही चीज़ कही लास्ट में कि आपका जो लेवल का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा US के हिसाब से आपको थोड़ा सा लिखने में ठीक करना पड़ेगा। तो वो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। हमने कहा ये तो USA के लिए हम अलग ही डिब्बे बना देंगे, पैकिंग कर देंगे। तो ये देश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हिंदुस्तान का जो फूड है, आयुर्वेद है, हर्बल है, कॉस्मेटिक है, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो अमेरिका जैसे देश ने भी ये स्वीकार कर लिया। और यह इस बात के लिए बड़ी बात है कि कई बार पतंजलि को लेकर के विविध तरह की अफवाहें या किसी तरह की अनर्गल बातें करने का जो प्रयास किया जाता है कई बार, और उस प्रयास में कभी कभी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कभी कभी जो बहुत ही श्रद्धा भावना रखने वाले लोग भी हैं, उनके मन में भी कहीं शंका कभी थोड़ी भी पैदा हो जाती है। कभी कभी हमने भी देखा, हाँ लगता तो है कि बोले बाबा जी गाय का घी इतना बेचते हैं, बोले हिंदुस्तान में गाय की संख्या कितनी है। यानी कि वो घी की प्रामाणिकता के लिए हम घी की शुद्धता पर स्वामी जी को नहीं देखते हैं, शुद्धता के लिए हम गायों की गणना में चले जाते हैं। और दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आज माननीय सांसद महोदय के साथ मैंने वार्ता में भी ये बात कही कि हम पतंजलि जो घी जो हम बनाते हैं, जो मक्खन आता है, वह एक तो महाराष्ट्र के हमारे MP साहब बैठे हैं, नवासा में बहुत बड़ी फैक्ट्री हम लगा चुके हैं। जो अहमदनगर है वहाँ पर हमारे पास 12 लाख लीटर का तो अपनी कैपेसिटी का प्लांट लग चुका है, चालू हो चुका है। और बाकी जितना भी बटर आता है, कर्नाटका डेयरी फेडरेशन से कर्नाटका के हमारे MP साहब बैठे हैं, टोटल हम वहीं से लेते हैं। हिंदुस्तान में तमिलनाडु से भी आता है। हाँ, तमिलनाडु से लेते हैं। तमिलनाडु वाले भी हैं। तो तमिलनाडु, कर्नाटका, क्योंकि उधर के हमारे MP साहब लोग यहाँ पर, उनके लिए भी, उनके किसानों के लिए हम यहाँ से बैठ के काम कर रहे हैं। हमने दूध के रेट बढ़ा दिए गायों के। तो तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, और कभी कभी आंध्रा से भी आता है। हाँ? कभी कभी आंध्रा से भी, कभी वही आंध्रा से। 19 करोड़ गायें अभी भी हिंदुस्तान में हैं। ये उत्तर भारत वाले भैंस का दूध पीते, बाकी तो अभी भी पूरे भारत में गाय है। और हम एक बात और भी बता देना चाहता हूँ इसी संदर्भ में,
उत्तर भारत में दुग्ध संग्रहण में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि गाय और भैंस के दूध का अलग अलग संग्रहण होता हो। यह व्यवस्था साउथ में ही है कि जहां गाय और भैंस के दुग्ध का संग्रहण बिल्कुल अलग अलग किया जाता है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना कुछ जगह तो भैंस है ही नहीं आचार्य। हाँ, बहुत सारे एरिया में भैंस भी नहीं है, और है भी तो उसका संग्रहण अलग अलग होता है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे लिए, मैंने ये बात बहुत बार कही है, बहुत सारी सभाओं में कही है, पुनः उन्हीं शब्दों को मैं दोहराता हुआ एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया के लिए यह देश बाजार हो सकता है, पतंजलि के लिए यह देश परिवार है। जैसे आप अपने परिवार की चिंता करते हैं, हमारे लिए राष्ट्र है, हम उसकी चिंता करते हैं। तो जब आप परिवार के लिए निष्ठावान हो सकते हैं तो हम राष्ट्र के लिए निष्ठावान क्यों नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। जहाँ तक मैं क्वालिटी और पैरामीटर्स की बात है, तब भी मैं सब लोगों से यही आह्वान करता हूँ कि जो तुम बनाओ पहले परिवार वालों को खिलाओ, जो तुम करो परिवार वालों के सामने करो, फिर किसी दुनिया की लैब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम परिवार के साथ करोगे तुम कभी गलत नहीं करोगे। तो जब परिवार के लिए जो कर सकते हो वो दुनिया के लिए करोगे तो तुम हमेशा अच्छा करोगे। यह हमारी सोच है। इसी सोच और इसी भावना से हम लोग काम करते हैं। आज भारतवर्ष में लगभग प्रोफेसर साहब जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 3 से लगभग 6% लगभग लोग कहते हैं फूड प्रोसेस होने लगा है। और आपको जान करके प्रसन्नता होगी, उसमें लगभग 10% योगदान पतंजलि योगपीठ का, जो पूरे आंकड़ा और डाटा के हिसाब से, यानी हिंदुस्तान के अंदर यदि 6% फूड प्रोसेस हो रहा है तो 6% का लगभग आप सोचिए कि टोटल में से 0.6% लगभग वह पतंजलि योगपीठ कर रहा है। ये आपकी जानकारी के लिए। और आगे यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्राइवेट सेक्टरों में जितना इन्वेस्टमेंट फूड प्रोसेस में हुआ है, लगभग 10% कंट्रीब्यूशन वह भी पतंजलि योगपीठ का है। यदि आने वाले इस समय के लिए मैं बात करूं, आने वाले 2 साल में पतंजलि का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 2-3 सालों में वह 10 से बढ़ करके 20% होने वाला है। ये हमारे आंकड़े हैं। इसके अतिरिक्त जैसे आपने कहा जड़ी बूटी के संदर्भ में, ये पहली बार पतंजलि की तरफ से प्रयास हुआ है कि दुनिया के लगभग 3,60,000 पेड़ पौधों में से कितने ऐसे पेड़ पौधे हैं जो औषधि के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। उसका चेक लिस्ट बनाने का काम भी पतंजलि ने किया कि 72,000 पेड़ पौधे ऐसे हैं जो औषधि रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। आयुर्वेद के संदर्भ में आपने चिंता की कि ये बहुत भाषाओं में जाना चाहिए। एक खुशखबरी से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि करीबन 72 भाषाओं में हमारा आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य पुस्तक छप करके पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। तो यह विविध कार्यों को हम कर रहे हैं। समय थोड़ा है, कार्य बहुत है। हम कर्म की ध्वनि से अपने दुनिया में गुंजायमान होना चाहते हैं। शब्दों के द्वारा आप सबकी शक्ति हमको मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और आप सबकी शुभकामनाएं मिलेंगे तो हम और गति से काम करेंगे।